मैंने आपको कितनी बार बोला है कि उस जंगल में ना जाया करो, लेकिन आप मेरी सुनते ही नहीं हो। तुम चिंता मत करो, मुझे कुछ नहीं होगा। मैं रात होने से पहले घर वापस आ जाऊंगा। आपको याद है ना उस रात क्या हुआ था? बहुत मुश्किल से हम लोगों की जान बची है और उसी में मेरी आंखों की रोशनी भी चली गई। मुझे सब याद है। मैं अंधेरा होने से पहले ही वापस आ जाऊंगा। और हाँ, मैं फिर से याद दिला दूं, ये बात किसी को बताना नहीं है, नहीं तो सभी गांव वाले डरने लगेंगे। ठीक है, अब आप जाओ और अंधेरा होने से पहले आप वापस आ जाना। रात के अंधेरे में लीलावती और प्यारेलाल जल्दी जल्दी कदमों से शिवपुर गांव की तरफ जा रहे होते हैं। मैंने बोला था कि कल सुबह चलते हैं, लेकिन नहीं, तुम मेरी सुनती कहाँ हो? तुमको तो अपनी बहन से मिलने का शौक था। तो चलो, हो गई ना रात। हाँ, मेरी वजह से रात हुई है ना। जब देखो तब पेट भर के खाते रहते हो। थोड़ी देर चलने के लिए बोल दो तो बस पैर भारी होने लगता है। मेरा तो खिलाना पिलाना बेकार जा रहा है। हाँ, भाग्यवान मेरी गलती है। तुमसे तो कोई जीत नहीं सकता। अब तक तो अच्छा भला घर पर सो रहा होता, मैं कहाँ तुम्हारी बातों में आ गया। और वैसे भी घर पर रहता तो तुम सुकून से कहाँ रहने देती हो? घर से ज्यादा सुकून तो यहाँ पर है। देखो कितना शांत जंगल है, कितना सुकून है यहाँ पर। तुमको तो सुकून की पड़ी है। वहाँ पर मेरी बहन सुबह से ही मेरा इंतजार कर रही होगी, और ये जंगल है कि खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा है। तभी एक तेज रोशनी चमकती है और एक सुंदर लड़की सुमन प्रकट होती है। बाहर आने के बाद कितना सुकून मिलता है। इस श्राप से मुझे कब छुटकारा मिलेगा और कितने दिन मुझे झेलना पड़ेगा? तभी सुमन की नजर लीलावती और प्यारेलाल पर पड़ती है। अरे वाह, आज का काम तो हो गया। इन दोनों ने मेरा काम आसान कर दिया। सुमन दोनों के पास पहुंचती है। लीलावती और प्यारेलाल सुमन को देखकर चौंक जाते हैं। इतने सुनसान जंगल में इतनी रात को तुम यहाँ क्या कर रही हो? तुम कौन हो? मैं तो इसी जंगल में रहती हूँ। रात को थोड़ा घूमने के लिए बाहर आई हूँ। इस जंगल में? इतनी डरावनी जंगल में तुम कैसे रहती हो? मुझे तो विश्वास ही नहीं हो रहा है। तुम चुप रहो, जब देखो तब शक करते रहते हो। भगवान का धन्यवाद करो, इन भयानक जंगल में हमें कोई सहारा मिला। बेटी, तुम इनकी बातों का बुरा ना मानो, बस मुझे बता दो कि इस जंगल से बाहर कैसे निकलना है। रात बहुत हो चुकी है, आप लोग इस जंगल से बाहर नहीं निकल पाओगे। आप लोग मेरे साथ मेरे घर चलो और रात भर वही आराम करो। सुबह होते ही चले जाना। नहीं, हम लोग चले जाएंगे, तुम चिंता ना करो, हम लोगों को रास्ता पता है। नहीं बेटी, चलो चलो। जंगल कितना डरावना है और हम लोगों को कुछ समझ भी नहीं आ रहा है। सुबह होते ही हम लोग निकल लेंगे गांव की ओर। दोनों सुमन के साथ चल देते हैं। थोड़ी दूर जाने के बाद जैसे ही दोनों फूल के पास पहुंचते हैं, एक तेज रोशनी चमकती है और वो दोनों को अपने अंदर खींच लेती है। आज का काम तो हो गया। ऐसे कब तक मैं रात के अंधेरे में बाहर निकल पाऊंगी? कोई तो होगा जो मुझे इससे मुक्ति देगा। कोई तो होगा। तभी उजाला होने लगता है और सुमन एक तेज रोशनी के साथ गायब हो जाती है। इधर कावेरी अपनी बहन का इंतजार कर रही होती है। सुनो जी, मेरी बहन कल ही आने वाली थी पर अभी तक नहीं आई। कुछ समझ नहीं आ रहा है। तुम चिंता मत करो, कोई काम में रह गई होगी, आ जाएगी। और वैसे भी प्यारेलाल तो पूरे दिन खेत में बिजी रहता है, समय नहीं मिला होगा। उसी गांव में सुरेश नाम का एक लकड़हारा अपनी पत्नी सौम्या के साथ रहता था। सौम्या को आंखों से कुछ दिखाई नहीं देता था। सुरेश जंगल से लकड़ियां काट कर गांव में बेचता और उससे जो भी पैसे मिलते थे वे दोनों उसी से अपना गुजारा करते थे। मैं जा रहा हूँ जंगल से लकड़ियाँ काटने। तुम अपना ख्याल रखना, मैं शाम तक वापस आऊंगा। मैंने आपको कितनी बार बोला है कि उस जंगल में ना जाया करो, लेकिन आप मेरी सुनते ही नहीं हो। तुम चिंता मत करो, मुझे कुछ नहीं होगा। मैं रात होने से पहले घर वापस आ जाऊंगा। आपको याद है ना उस रात क्या हुआ था? बहुत मुश्किल से हम लोगों की जान बची है और उसी में मेरी आंखों की रोशनी भी चली गई। मुझे सब याद है। मैं अंधेरा होने से पहले ही वापस आ जाऊंगा। और हाँ,
मैं फिर से याद दिला दूं, ये बात किसी को बताना नहीं है, नहीं तो सभी गांव वाले डरने लगेंगे। ठीक है, अब आप जाओ और अंधेरा होने से पहले आप वापस आ जाना। सुरेश कुल्हाड़ी लेकर जंगल की तरफ निकल पड़ता है। इधर नंद किशोर के दोनों बेटे गिल्लू और छोटू बकरी चराते चराते जंगल की तरफ चले जाते हैं। भैया भैया, वो फूल कितना सुंदर लग रहा है और उसमें से कितनी तेज रोशनी निकल रही है। हाँ गिल्लू, तुम सही बोल रहे हो, ये फूल तो बहुत ही सुंदर लग रहा है। इस फूल को हम लोग लेकर चलेंगे और अपने घर के पास लगाएंगे, तो हमारे घर के पास भी बहुत तेज रोशनी होगी। पर भैया, पिताजी बोलते हैं कि जंगल में कोई भी चीज हमें हानि पहुंचा सकती है, हम लोगों को बचकर रहना चाहिए। इस जंगल में बहुत सारी जादुई शक्तियाँ रहती हैं। नहीं नहीं गिल्लू, ऐसा नहीं होता है, वो तो बस पिताजी हम लोगों को डराने के लिए ऐसा बोलते हैं। अगर इसमें जादुई शक्तियाँ होती तो सभी लोग जंगल की तरफ क्यों आते। तभी सुरेश उसी रास्ते से गुजर रहा होता है। वहाँ पर गिल्लू और छोटू को देखकर चौंक जाता है। तुम दोनों यहाँ पर क्या कर रहे हो? तुमको इस जंगल में इतना अंदर तक आने के लिए किसने बोला? नहीं नहीं सुरेश चाचा, हमें किसी ने नहीं बोला। वह तो बकरी को खिलाने के लिए बाहर अच्छी खास नहीं थी, तो हम लोग अंदर ले आए। अभी चले जाएंगे। तुम लोग अभी घर जाओ और दोबारा इधर नहीं आना, नहीं तो तुम्हारे पिताजी से तुम्हारी शिकायत करूंगा। दोनों घर की तरफ चले जाते हैं। सुरेश फूल की तरफ देखता है। ये क्या? फूल का आकार पहले से बड़ा हो गया है। इसका मतलब कल रात को फूल ने किसी को अपना शिकार बनाया है। हे भगवान, ऐसा कब तक चलेगा? गांव वालों को इसके बारे में पता चलेगा तो क्या होगा? गिल्लू, फूल के बारे में किसी और को नहीं बताना, नहीं तो कोई और उसे ले जाएगा। हाँ भैया, आप सही बोल रहे हो, मैं किसी को कुछ नहीं बताऊंगा। हम लोग रात को चलेंगे और उस फूल को लेकर आएंगे। इधर सुरेश लकड़ी बेचने के बाद घर की ओर जा रहा होता है। तभी रास्ते में उसे नाथू मिलता है। और सुरेश, क्या हालचाल है? सारी लकड़ियाँ बिक गई? हाँ नाथू भाई, सारी लकड़ियां बिक गई। मैंने सुना है आपकी फसल तो इस बार काफी अच्छी हुई है। हाँ, फसल तो ठीक हुआ है, पर फसल का मोल अच्छा मिल जाए तब मेहनत सफल हो जाए। लेकिन तुम्हारा तो अच्छा है, जंगल से लकड़ियाँ काट कर गाँव में बेच दो, मोल भाव की कोई चिंता ही नहीं। नहीं भाई, ऐसी बात नहीं है। जंगल में सूखी लकड़ियां बहुत मुश्किल से मिलती है और बारिश के समय तो बहुत मुश्किल होती है। चलो कोई बात नहीं, बस किसी तरह गुजारा हो जाए। सुरेश अपने घर की तरफ चल देता है। सारी लकड़ियाँ अच्छे से बिक गई? हाँ सौम्या, सारी लकड़ियां अच्छे दामों में बिक गई। कुछ हुआ तो नहीं ना? सब ठीक है ना? फिर सुरेश ने सौम्या को सारी बात बताई। अच्छा हुआ तुम सही समय पर पहुंच गए, नहीं तो पता नहीं क्या हो जाता। रात के समय जंगल में चारों तरफ सन्नाटा पसरा हुआ था। सुमन फूल से बाहर आती है। मुझे इस श्राप से कब मुक्ति मिलेगी? मुझे कब तक इस फूल के अंदर रहना पड़ेगा? कोई तो होगा जो मुझे आजाद कर सके। मैं कब तक लोगों का शिकार करके इस फूल का पेट भरती रहूंगी? आखिर कब तक? इधर गिल्लू और छोटू रात के अंधेरे में घर से बाहर निकलते हैं और जंगल की तरफ चल देते हैं। जैसे ही दोनों फूल के पास पहुंचते हैं, भैया, ये फूल तो रात में और भी ज्यादा खूबसूरत लग रहा है। हाँ गिल्लू, सच में ये तो बहुत ही ज्यादा सुंदर है। तभी वहां पर सुमन प्रकट होती है। सुमन को देखकर गिल्लू और छोटू चौंक जाते हैं। तुम कौन हो? तुम इस जंगल में क्या कर रही हो? मैं इस जंगल की रक्षक हूँ। मैं इसी जंगल में रहती हूँ। तुम दोनों ये फूल लेने आए हो ना? तुमको कैसे पता कि हम दोनों ये फूल लेने आए हैं? तुम कोई जादूगरनी तो नहीं हो ना? नहीं नहीं, मैं जादूगरनी नहीं हूँ। मुझे इस जंगल के बारे में सब पता रहता है। तुम्हें ये फूल चाहिए तो तुम दोनों इसे ले सकते हो। क्या सच में हम इसे ले सकते हैं? हाँ, तुम इसे ले सकते हो, लेकिन किसी को कुछ बताना नहीं। छोटू और गिल्लू फूल के पास जाते हैं। सुमन मन ही मन खुश होती है। गिल्लू और छोटू जैसे ही फूल के पास पहुंचते हैं, फूल के अंदर से तेज रोशनी निकलती है और दोनों
फूल के अंदर खींचे चले जाते हैं। मुझे अपनी जान बचाने के लिए फूल के पास किसी न किसी को रोज बेचना होगा, नहीं तो वो मुझे ही खा जाएगा। अगले दिन जब गिल्लू और छोटू घर में दिखाई नहीं देते हैं, तो नंद किशोर और कावेरी दोनों को गांव में ढूंढने लगते हैं, पर वो दोनों कहीं पर भी दिखाई नहीं देते हैं। नंद किशोर और कावेरी सुरेश के घर से गुजर रहे होते हैं। तभी सुरेश बोलता है, क्या हुआ नंद किशोर भाई, आप दोनों बहुत चिंतित लग रहे हो। क्या बताऊं सुरेश भाई, गिल्लू और बिल्लू सुबह से ही दिखाई नहीं दे रहे हैं। हम दोनों ने पूरा गांव ढूंढ लिया, पर वो दोनों कहीं पर भी दिखाई नहीं दिए। नहीं, मैं तो घर पर ही हूँ, मुझे तो वो दोनों कहीं पर भी नहीं दिखाई दिए। आपने उन दोनों को कहीं पर भी देखा है क्या? तभी सौम्या भी बाहर आ जाती है। क्या हुआ, कौन है जी? आप किससे बातें कर रहे हैं? मैं कावेरी हूँ। सुबह से ही गिल्लू और छोटू कहीं पर भी दिखाई नहीं दे रहे हैं, इसलिए हम लोग गांव में ढूंढ रहे हैं। पर दोनों बिना बताए कहाँ चले गए? इधर ही कहीं गए होंगे, खेलने आ जाएंगे। हम लोगों ने सब जगह देख लिया, वे दोनों कहीं पर भी नहीं है। मेरे बेटे कहाँ पर है? वे दोनों किस हाल में होंगे? कहीं वे दोनों रात को जंगल की तरफ तो नहीं चले गए ना, उस फूल के पास? फूल? कैसा फूल? आप किस फूल की बात कर रही है? आप लोग आइए मेरे साथ। सुरेश सभी को लेकर जंगल की तरफ जाता है। सुरेश जैसे ही फूल को देखता है तो फूल का आकार बड़ा हुआ था। सुरेश तुरंत समझ जाता है। क्या हुआ? तुम हम लोगों को यहाँ पर क्यों लाए हो? नंद किशोर भाई, मैं जानता हूँ कि आपके दोनों बेटे कहाँ हैं। सुरेश सभी को सारी बात बता देता है। तुमको कैसे पता कि ये फूल श्रापित है? अगर फूल को उनका शिकार ही करना होता तो वो कल दिन में ही क्यों नहीं किया? नंद किशोर भाई, ये घटना हम लोगों के साथ भी घट चुकी है। कुछ दिन पहले जब मैं जंगल में लकड़ियां काटने आ रहा था। आप लकड़ियां काटने जंगल की तरफ जा रहे हो? मैं सोच रही थी ना कि आज हम दोनों चलते हैं लकड़ी काटने, तो ज्यादा लकड़ियां कटेगी तो हम उसे बेचकर कुछ पैसे अपनी बचत के लिए रख लेंगे। तुम कहाँ जाओगी जंगल में? रहने दो, मैं लकड़ियां काट लूंगा, तुम घर पर अपना काम कर लो। आप जितनी लकड़ियां काट कर बेचते हो उससे तो बस घर का गुजारा ही चल पाता है। अगर कुछ ज्यादा पैसे मिल जाते तो आगे कभी जरूरत के समय काम देता। हाँ, ये बात भी सही है, समस्या कभी बताकर नहीं आती। ठीक है, चलो दोनों चलते हैं, नहीं तो बारिश होने लगेगी। सुरेश और सौम्या दोनों जंगल की तरफ चलते हैं। दोनों लकड़ी की तलाश में जंगल में घूम रहे थे। तभी तेज बारिश होने लगती है और बिजली कड़कने लगती है। दोनों पास की झोपड़ी में छिप जाते हैं। मैंने मना किया था, पर तुमने मेरी एक नहीं सुनी। अब बारिश में क्या होगा? बारिश अभी थोड़ी देर में चली जाएगी, फिर उसके बाद हम लकड़ियां काट लेंगे। धीरे धीरे रात हो जाती है और बारिश रुकने का नाम नहीं ले रही थी। रात काफी हो गई है, हम लोगों को चलना चाहिए। बस किसी तरह एक बार घर पहुंच जाए। दोनों जैसे ही थोड़ी दूर जाते हैं, बारिश रुक जाती है, मानो जैसे ये सब किसी जादू के द्वारा किया जा रहा हो। वो देखो, कितना सुंदर फूल है, उसके अंदर से कितनी तेज रोशनी निकल रही है। चलो पास चलकर देखते हैं। हाँ, पर जंगल में ऐसे जाना ठीक नहीं होगा। रात काफी हो गई है, हमें यहाँ से चलना चाहिए। नहीं, एक बार चलो पास से देखते हैं। दोनों फूल के पास जाने लगते हैं। सौम्या फूल के पास जैसे ही पहुंचती है, उसमें से बहुत ही तेज रोशनी निकलती है। सौम्या को झटका लगता है और वह गिर जाती है। सुरेश को कुछ समझ नहीं आता है कि ये सब क्या हो रहा है। तभी वहां पर सुमन प्रकट होती है। तुम दोनों की किस्मत अच्छी थी कि आज पूर्णिमा की रात है, और पूर्णिमा की रात को ये फूल भूखा नहीं होता है, वरना तुम दोनों इसका शिकार बन जाते। तुम कौन हो? तुम इतनी रात को जंगल में क्या कर रही हो? समय आने पर तुमको सब पता चल जाएगा। चले जाओ यहाँ से, नहीं तो दोनों मारे जाओगे। इतना कहकर सुमन गायब हो जाती है। फूल के तेज प्रकाश के कारण
सौम्या को कुछ दिखाई नहीं देता है। वह अपनी आंखें खो चुकी थी। आप कहाँ हो? मुझे कुछ दिखाई क्यों नहीं दे रहा है? मेरी आंखें मुझे कुछ दिखाई क्यों नहीं दे रहा है? सुरेश सौम्या को लेकर जल्दी जल्दी घर की तरफ भागता है। तो तुम लोगों ने ये बात किसी को बताई क्यों नहीं? हम लोग बहुत डरे हुए थे और हमारी बातों पर कोई विश्वास भी नहीं करता, इसलिए हम लोगों ने ये बात किसी को भी नहीं बताई। इसका मतलब इस फूल ने मेरे बेटे को अपना शिकार बना लिया। हे भगवान, मेरा बेटा अब क्या होगा? मेरा बेटा। नंदकिशोर भाई, अब यहाँ ज्यादा समय तक रुकना ठीक नहीं है। हम लोग घर चलते हैं, फिर सोचते हैं कि क्या करना है। सभी लोग घर की तरफ वापस आ रहे होते हैं। तभी रास्ते में गांव के मुखिया मिलते हैं। क्या हुआ नंदकिशोर? मैंने सुना है तुम्हारे दोनों बेटे कहीं खो गए हैं। मुखिया जी, मेरे बेटे को बचा लीजिए। मेरे बेटे को बचा लीजिए। मेरा बेटा किस हाल में होगा? क्या हुआ तुम्हारे बेटे को? तुम लोग इतने चिंतित क्यों हो? सुरेश मुखिया जी को सारी बात बताता है। ये तो बहुत डरावनी बात है। हमें तो संभाल कर रहना चाहिए। उस श्रापित फूल से तो कोई भी मुकाबला नहीं कर सकता। नंदकिशोर, समझो किस्मत में यही लिखा था। अब हम लोग कुछ नहीं कर सकते। अब समझदारी इसी में है कि रात को जंगल की तरफ कोई भी ना जाए। रात को क्या, मैं तो बोलता हूं दिन में भी कोई नहीं जाना चाहिए। उस जंगल से जितना दूर रहोगे उतना ही अच्छा है। क्या सच में मेरे बेटे वापस नहीं आएंगे? कोई तो होगा जो मेरे बेटे को वापस ला सके। कोई तो होगा। नंदकिशोर, संभालो इसे। जो होना था वो हो गया। पूरे गांव में खबर दे दो कि जंगल में श्रापित फूल है जो लोगों का शिकार करता है। इतना बोलकर मुखिया जी वहां से चले जाते हैं और सभी लोग अपने घर की तरफ चल देते हैं। रात के समय जंगल में चारों तरफ सन्नाटा पसरा हुआ था। सुमन फूल से बाहर आती है। कल अमावस है। कल के दिन मेरी शक्तियां दोगुनी हो जाएगी। मेरा प्रकोप पूरे जंगल पर होगा। कल मेरी शक्तियों से कोई भी नहीं बच पाएगा। सोच रहा हूँ आज जंगल से कुछ लकड़ियाँ काट लाऊं। घर का अनाज भी अब खत्म होने वाला है। नहीं नहीं, आपको कहीं पर भी नहीं जाना है। और मुखिया जी ने भी मना किया है। आपको कुछ हो गया तो? नहीं नहीं, आप कहीं पर भी नहीं जाओगे। अरे मुझे कुछ नहीं होगा। ऐसे घर पर बैठे रहने से कैसे गुजारा होगा? पेट भरने के लिए भी तो कुछ चाहिए ना। मैं जाऊंगा और दिन में ही वापस आ जाऊंगा। आज तो मौसम भी कितना साफ है। सुरेश जंगल की तरफ लकड़ियां काटने चल देता है। वो जंगल में थोड़ी ही दूर जाता है, तभी अचानक से ऐसा लगता है जैसे कोई चीज उसको अपने पास खींच रही हो और वो श्रापित फूल की ओर बढ़ने लगता है। जैसे जैसे वो पास पहुंचता है, फूलों की चमक बढ़ने लगती है और थोड़ी देर में सुरेश फूल के अंदर खिंचा चला जाता है। धीरे धीरे शाम हो जाती है। सुरेश जब घर वापस नहीं आता है तो सौम्या की चिंता बढ़ने लगती है। अभी तक वापस नहीं आए। मैंने मना किया था पर मेरी एक नहीं सुने। अब मैं क्या करूं? सौम्या भागते भागते नंदकिशोर के घर जाती है। कावेरी दीदी, मेरी मदद कीजिए, बाहर आइए। सौम्या की आवाज सुनकर दोनों बाहर आते हैं। क्या हुआ सौम्या? तुम रो क्यों रही हो? क्या हुआ? वे जंगल गए थे लकड़ियां काटने। शाम हो गई पर अभी तक वापस नहीं आए। मुझे तो चिंता हो रही है। अरे उसे तो सभी लोगों ने मना किया था ना। फिर भी वो जंगल की तरफ क्यों चला गया? पता नहीं क्या हुआ होगा। और आज तो अमावस है। सुना है इस दिन श्रापित शक्तियों की ताकत दोगुनी हो जाती है। तभी वहाँ पर मुखिया जी भी आ जाते हैं। सौम्या, तुम यहाँ क्या कर रही हो? सब कुछ ठीक है ना? तुम बहुत परेशान लग रही हो। मुखिया जी, मदद कीजिए।
वे सुबह जंगल में लकड़ी काटने गए थे, पर अभी तक वापस नहीं लौटे। पर मैंने तो मना किया था ना, फिर भी सुरेश जंगल की तरफ क्यों गया? घर में थोड़ा भी अनाज नहीं था, तो वो बोले कि जल्दी लकड़ियां काटकर वापस आ जाऊंगा। हे भगवान, ना जाने इस गांव का क्या होगा। अब तो आपका ही सहारा है। इतना बोलकर सभी लोग अपने घर की तरफ चल देते हैं। सौम्या भी घर वापस आ जाती है। मैं गांव वालों के भरोसे नहीं बैठ सकती। अब तो मुझे ही कुछ करना पड़ेगा। अपने पति को वापस लाकर ही रहूंगी, नहीं तो मैं भी श्रापित फूल का शिकार बन जाऊंगी। सुबह होते ही सौम्या जंगल की तरफ चल देती है। थोड़ी ही दूर जाने पर उसे एक ऋषि मिलते हैं। क्या हुआ बेटी, तुम इस जंगल में अकेली क्या कर रही हो? सौम्या ऋषि को सारी बात बता देती है। चिंता मत करो बेटी, ये सब प्रकृति के द्वारा रचा गया है। तुम यहाँ आई नहीं हो, तुम्हें लाया गया है। तुम ही हो जो इस गांव वालों को श्रापित फूल से बचा सकती हो। गुरुदेव, आप क्या बोल रहे हैं? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। वो एक लड़की है जो उस फूल में वास करती है। उसको एक तपस्वी के द्वारा श्राप दिया गया है। जो कोई भी सच्चा और ईमानदार इंसान उस फूल को काट देगा तो वो लड़की श्राप से आजाद हो जाएगी। पर याद रहे, बस एक बार में फूल कटना चाहिए। पर गुरुदेव, मैं ही क्यों? मुझे तो कुछ दिखाई ही नहीं देता। शायद तुम नहीं जानती बेटी, श्रापित फूल का पहला वार इंसान की आंखों पर होता है। उसकी तेज रोशनी से इंसान अंधा हो जाता है, जिससे वो उसको आसानी से अपना शिकार बना लेता है। तुम तो पहले से ही अंधी हो और तुम्हारे मन में कोई भी लालच नहीं है। श्रापित फूल तेज रोशनी से हमला करेगा तो उसका वार तुम पर असर नहीं करेगा। ठीक उसी समय तुम कुल्हाड़ी चलाना, पर याद रहे, वार चुकना नहीं चाहिए, नहीं तो वो गुस्से में आकर पूरे गांव को अपना शिकार बना लेगा। मैं अपने पति को बचाने के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार हूँ। सौम्या घर वापस आती है और रात्रि के समय कुल्हाड़ी लेकर जंगल की तरफ चल देती है और फूल के पास पहुंचती है। तभी वहां पर सुमन प्रकट होती है। तुम आ गई, मुझे तुम्हारा वर्षों से इंतजार था। आज मैं अमर हो जाऊंगी। तुम्हें तो आना ही था। अब मुझे कोई नहीं मार सकता। मैं तुम्हें खाने के बाद अमर हो जाऊंगी। जैसे ही फूल से तेज रोशनी निकलती है, सौम्या तेजी से फूल के ऊपर वार करती है और फूल 2 भागों में बट जाता है और रोशनी गायब हो जाती है और सुमन भी बेहोश हो जाती है। फिर एक रोशनी टिमटिमाती है और सभी लोग फूल से बाहर आ जाते हैं और सुमन भी श्राप से मुक्त हो जाती है और सौम्या की आंखें भी वापस आ जाती है। मैं यहाँ क्या कर रही हूँ? मैं यहाँ कैसे आई? सौम्या सुमन को सारी बात बताती है। मुझे माफ कर दीजिए, मुझे कुछ याद नहीं है। मैं आपका ये एहसान पूरी जिंदगी याद रखूंगी। सौम्या, तुमने हम लोगों को नई जिंदगी दी है। मुझे पता था कि तुम मुझे बचाने जरूर आओगी। तब तक सुबह हो जाती है। सभी लोग गांव पहुंचते हैं। गिल्लू और छोटू को देखकर नंद किशोर और कावेरी बहुत खुश होते हैं। अरे ये तो प्यारे लाल और लीलावती है। इसका मतलब तुम दोनों भी उस फूल का शिकार बन गए थे। लीलावती ने सभी को उस रात की सारी बात बताई। सौम्या, तुम्हारा ये एहसान मैं पूरी जिंदगी याद रखूंगी। तुमने जो साहस करके श्रापित फूल से हम लोगों को मुक्ति दिलाई हो, तुम्हारा ये एहसान पूरा गांव याद रखेगा। सभी लोग खुशी खुशी अपने घर की तरफ चल देते हैं। तुम लोगों को क्या लगता है कि तुम लोग बच गए? अब तो मैं जंगल से बाहर तुम लोगों के बीच आ गई। अब तुम लोग मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते हो। तुमको नहीं पता, मैं कुछ भी कर सकती हूँ।
कुछ भी।